जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। तो संगत जी ना, गुरु मंत्र में ना बहुत ही शक्ति होती है संगत जी। जब भी आपको टाइम लगे आप जो है गुरु मंत्र का जप करें संगत जी। आपके जो भी दुख तकलीफ है ना वो बहुत ही दूर होंगे संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी के दरबार में बहुत ही नई नई संगत जो है रोज रोज जुड़ी है। और तो नई नई संगत जो जुड़ी है उनके मन में किंतु परंतु सवाल सबके आते ही हैं और वह वहमों में ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो संगत जी, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप जो है ना वहमों में ना पड़ा करें और आप जो है जो पुराने जो हमारे संगत लोग हैं उनके सत्संग आप जरूर सुने। जो आप जब उनके सत्संग सुनेंगे तो आपको जो है प्रश्नों का उत्तर जो है जरूर मिलेगा संगत जी। तो संगत जी, ऐसी एक बहुत ही पुरानी आंटी है जो अपना सत्संग को शेयर कर रही है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सत्संग में बताया है। तो संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सत्संग को सत्संग समझकर उसको जो है सुने संगत जी, क्योंकि ये तो गुरु जी महाराज की सत्संग होते हैं। तो आप बड़े भाव से और बड़े प्यार से गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर में ध्यान लगा के इस सत्संग को आप जरूर सुने। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी की। ऐसे ही सत्संग सुनाऊंगी जो हमने उनके साथ वक्त बिताया। मैं गुरुजी के साथ हम लोग साउथ एक्स गए थे, विला अपीरियंस है वहाँ पे। तो गुरुजी ने वहां से अपने कपड़े वगैरह खरीदने होते थे, तो गुरुजी गए हमारे साथ शॉपिंग करने। तो वहां गए तो गुरुजी को पसंद नहीं आया। गुरुजी बोले होर भी हैगा किथे? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी, एक एम ब्लॉक में भी है इसका शोरूम। कह रहे चलो उत्थे चलने आसी। ते हम लोग एम ब्लॉक में गए। उसके विला अपीरियंस वाले के साथ में एक पार्लर भी था। तो गुरुजी बोलते हैं मैं यहीं से अपनी शेव और पूरा वो करा लेता हूँ, फिर मैं घर जाके चोला बदल लूंगा। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी जब वहां पे बैठते हैं उसकी सीट पे तो एकदम बैठते ही उठ जाते हैं। बोले नहीं नारंग आंटी, मैं घर ही जाके आऊंगा, मजा नहीं आ रहा इसके यहाँ बैठ के, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसके यहाँ बैठ के। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, चलते हैं, एम्पायर स्टेट चलते हैं। तो हम लोग गाड़ी में बैठे तो गुरुजी मुझे कहते हैं नारंग आंटी तू केड़े पार्लर जानी है? मैं क्या गुरुजी, मैं तो इधर ही पास में जाती हूँ, जीके में, ब्लशेस एंड ब्लेज में। कहते अच्छा फिर चलो आज हम नारंग आंटी के पार्लर में चलते हैं। मैंने बोला मेरी तो हालत बुरी हो गई। मेरे वहां पार्लर में सबको पता था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, मेरे गले में लॉकेट होता था। तो मैं वहां फटाफट गुरुजी के पहले उतरने से भाग के नीचे जाती हूँ। मैंने बोला मेरे गुरुजी आ रहे, प्लीज 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 सब अच्छे से कर देना जो वो कराएंगे। तो गुरुजी जैसी स्टेयर से उतरते हैं, किसी को बोलते हैं नीचे उतरते ही तो सुखमनी साहब दा पाठ किता कर, तू जपजी साहब दा किता कर। वो सब बोलते बोलते गुरुजी कहते हैं कि आ नारंग आंटी है ते जलंधर दी आंटी है, एदा हस्बैंड ते आर्मी तो रिटायर्ड है। और मुझे इतने साल हो गए थे, मुझे आज तक नहीं पता था कि वो जो ओनर है वो कहाँ की है। उस टाइम पे वो ओनर पार्लर में नहीं थी। चलो जी, उन्होंने गुरुजी ने वहां से शेव कराई, सब कराया, गुरुजी को अच्छा लगा। तो मैंने उनको बोला मैं ना आपको आके पैसे दूंगी, मैं गुरुजी को छोड़ के आऊंगी फिर मैं आपको आके पैसे दूंगी। तो गुरुजी ने मुझे पूछा भी आंटी पैसे नहीं देने? मैं कहती गुरुजी हो गया चलो तुसी। ते उसके बाद हम गुरुजी को एम्पायर स्टेट छोड़ के आए। तो गुरुजी ने बोला तुसी जाओ आंटी, हम तैयार होके आ जाना दोबारा। हम लोग वापस आए। मैंने इनको बोला पहले हम उनके पैसे दे देते फिर हम जाएंगे घर पे। मैं सीधा गई, वहां के उनकी ओनर आ गई थी उतने में। तो मैंने उनको बोला आंटी आज आपको पता है आपके यहाँ कौन आया था? बोले कौन आया था? मैंने कहा मेरे गुरुजी आए थे। कह रहे इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, मेरे एम्प्लॉइज ने, उन्होंने डांटा भी उनको। उन्होंने मेरे से गुरुजी का पूरा एड्रेस लिया, सब कुछ लिया। हम लोग घर आए, हम लोग रेडी होके गुरुजी को छोड़ के वापस आके तैयार होके हम दोबारा एम्पायर स्टेट पहुंचे। गुरुजी के पास जब मैं माथा टेकने लगी तो मैंने देखा जो आंटी को गुरुजी पार्लर में गए थे वो आंटी मुझसे पहले ही वहां बैठी हुई हैं और गुरुजी के चरण दबा रही हैं और इतना बड़ा बुके लेके गुरुजी के पास बैठी हैं। मैं तो शॉक्ड हो गई। तो ये गुरुजी पार्लर नहीं गए थे, गुरुजी वो आंटी को बुलाने गए थे।
गुरुजी की ये कृपा है। गुरुजी कैसे करते हैं, कब करते हैं, हमें नहीं पता चलता। मेरे के ना पेट में दर्द होता था, तो मैंने इनको बोला मेरा पेट ऐसे लग रहा है जैसे फुटबॉल बन गया हो, आप हाथ लगा के देखो इतना हार्ड हो रहा है। तो ये बोले ठीक है दिखा देते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर के दिखाया तो उसने बोला आपके स्टोन है 15 mm का, तो इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तो आप इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा लो। तो वहां पे सब डॉक्टर्स को दिखाया पटियाला में, तो वहां पे एक हॉस्पिटल था, नया ही बना था। तो मेरे को नारायण अंकल ने बोला इधर ही ऑपरेट करवा लेते हैं, तो उसमें हम गए। तो नारायण अंकल ने सब अंदर गए तो बात करके आए। उसमें पैसे वैसे जमा करवाने गए तो अंकल, मैं बाहर बैठी हुई थी गाड़ी में, इतने में एक ना डेड बॉडी जा रही होती है। तो मैंने बोला इनको क्या हो गया, ये क्या हो गया इनको, मैंने गार्ड से पूछा। तो बोला इनका नया हॉस्पिटल बना था, बोला इनकी ना डेथ हो गई, अभी कल ऑपरेशन हुआ, एडमिट हुए थे, इनकी डेथ हो गई। तो मेरी तो सुन के हालत बुरी हो गई। मैंने बोला अब क्या करें, नारायण अंकल तो पैसे जमा कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नारायण अंकल आए, मैं पूरी रात इनकी टांगे दबाऊं, डर के मारे कुछ बोलूं ना कि इन्होंने पैसे जमा कराए या नहीं कराए, फिर डांट पिटेगी। चलो जी, मैंने बोले क्या हो गया तेरे को, मैंने बोला आपने पैसे करा दिए, बोले हाँ क्या हो गया। मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं कराना। कह रहे क्या हो गया, मैंने कहा ऐसे डेड बॉडी जा रही थी तो मुझे डर लग गया। बोले ठीक है चलो हम दिल्ली ले जाएंगे। मैं इतनी बुरी हालत थी, मैं पूरे रास्ते मुझे नहीं पता मैं कैसे बैठ के गई, पर जो गुरुजी का लॉकेट था वो मेरे पेट पे ही रहा और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं पूरे रास्ते आराम से गई। वहां हम पहुंचे, हम 4 घंटे में पटियाला से मैक्स हॉस्पिटल साकेत में पहुंच जाते हैं। वहाँ डॉक्टर चूक गए शायद से, स्टोन के हैं, तो वहां पहुंचे तो इन्होंने नर्स को बोला कि ऐसे ऐसे है, दिखाना है डॉक्टर साहब को। तो बोले अपॉइंटमेंट के बिना तो नहीं देखेंगे डॉक्टर साहब। मैंने बोला आप ट्राई कर लो, देख लो, अगर हम आए हम इतनी दूर से। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेती हूँ। वो गई, उसने डॉक्टर साहब से पूछा ऐसे ऐसे आए हैं, आप देख लेंगे। उन्होंने बोला हाँ दिखा दो। उन्होंने बोला ठीक है आपका ऑपरेशन होगा, आप कल एडमिट हो जाना। इन्होंने बोला ठीक है। अगले दिन हम नेक्स्ट डे एडमिट होती हूँ मैं। वो एडमिट होते हैं तो वो मेरा ईसीजी करते हैं। ईसीजी करते हैं तो वो ईसीजी कर ही जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही। 15-16 उन्होंने पेपर फाड़ दिए। इतने में ये नीचे जाते हैं, तो ये ऊपर आते हैं, तो मैं रूम में नहीं होती, ये घबरा जाते हैं कहाँ गई। तो वो सीधा मुझे आईसीयू में ले जाते हैं। वहां ले जाके वो मेरा सारा इको वगैरह करते हैं। इको में कुछ गड़बड़ आती तो मुझे एज इट इज बेड से ही वो आईसीयू में ले जाते हैं इको करके। तो बोले आपकी वाइफ है वो? बोले हाँ जी। कह रहे वो बच्ची कैसे हुई है, हमें तो ये बताओ पहले, उनको इतनी बड़ी हार्ट प्रॉब्लम हुई है। बोले नहीं मैं तो स्टोन का कराने आया था। बोले नहीं जी, वो तो जी कैसे नहीं है आप ये सोचो, वो चल के कैसे आई है आप ये सोचो। वो मुझे 3 दिन पूरा ट्रीटमेंट होता है वहां पे, सब कुछ होता है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं जा रहा होता। वो स्टोन तो एक साइड में हो गया, स्टोन तो पता ही नहीं कहाँ गया, स्टोन तो मैं भूल ही गई। वो मेरी हार्ट प्रॉब्लम थी जो गुरुजी ने इतनी पेनफुल स्टोन को कर दिया था। अगर मैं नारायण अंकल को बोलती कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है तो अंकल कहते छट तनु कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं हैगा। तो वो गुरुजी ने जो, फिर मेरा एंजियोग्राफी हुआ तो डॉक्टर ने मेरे सिर पे हाथ फेर के बोला अरे आपकी तो सारी आर्टरीज खुली है, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो बिल्कुल ही ठीक हो। ये बोले कि अभी तो आपने बोला था। नहीं, कह रहे इनको तो कुछ भी नहीं है, परफेक्ट है एकदम। चलो जी, छुट्टी होने वाली होती है मेरी शाम को, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खा पी रही थी। तो शाम को मेरा पूरा डिनर आता है वहां पे हॉस्पिटल का। मैंने वो पूरा डिनर खाया। तो मैंने नारायण अंकल को बोला अब मुझे, मेरे वो एंजियोग्राफी हुई तो काफी पट्टी वट्टी बंदी होती है, यहाँ से हुई थी। तो बोले अब तूने पट्टी वट्टी बांधी? मैंने कहा नहीं, मुझे तो गुरुजी के जाना है सीधा, मैं वहां जाऊंगी माथा टेक के फिर मैं घर जाऊंगी। बोले ठीक है। हम लोग गए, मैं वहां गई, मैंने माथा टेका। मैं घर से, यहाँ से हॉस्पिटल से पूरा लंगर खा के गई थी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ खा पी रही थी। मैं वहां गई, मुझे वहां पे चेयर पे अलग से बिठाया, सीढ़ियों के पास जो ऊपर जगह है वहां बिठा के मुझे उन्होंने एक थाली दी जो कि 4 लोगों की थाली होती है। वो थाली उन्होंने मुझे पकड़ा दी। मैंने बोला मैं कैसे खाऊंगी? उसमें शिमला मिर्च थी, कड़ी थी, हलवा था और रोटियां थी जितनी की 4 लोगों की होती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो पूरा खाया, मुझे पता ही नहीं चला वो अमृत कहाँ से कहाँ चला गया।
जो 4 लोगों की थाली थी वो मैंने बीमार ने अकेली खाई। और वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी स्टोन नहीं चेक कराया, मुझे कभी स्टोन टचवुड पेन नहीं हुआ। और जो स्टोन की प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने हार्ट प्रॉब्लम मेरी ठीक करनी थी, इसलिए मुझे एडमिट कराया था। ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने मुझे बोला था ना कि तेरे को हार्ट प्रॉब्लम है, तेनू यूट्रस प्रॉब्लम है। ये गुरुजी ने कैसे ठीक कर दी मुझे नहीं पता। एक दिन हम गुरुजी के पास ऑफ डे में गए थे, गुरुजी के 10-15 लोग थे, तो गुरुजी ने मुझे किचन में बुलाया, बोले नारंग आंटी आजा, आज अपन सब्जी बनाने हैं। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने हांडी रखी गैस पे, बोले आंटी ये गाजर पा, कटी हुई हुन आलू पा दे, मटर भी पा दे। ठीक है गुरुजी, डाल दिया। उसके बाद गुरुजी आए, उन्होंने घी का डिब्बा उठाया, पलट दिया, कोई कड़छी नहीं, कोई नाप नहीं, कोई कुछ नहीं। नमक डाल दिया कड़छियों से, हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दी। मैंने बोला ये क्या कर रही है, सब्जी बनेगी क्या बनेगा? मैंने बोला गुरुजी, अब गुरुजी के आगे तो आप कुछ नहीं बोल सकते, वो बोलेंगे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। उसके बाद गुरुजी मुझे बोले आंटी ले पैन पानी लिया, अभी पा दे। मैं कि गाजर मटर में पानी कौन डालता है, तो भरता बन जाएगी। मैंने पानी डाल दिया, गुरुजी ने एक कड़छी मारी, उसमें ढका, सिम पे करा, चले आ जा नारंग आंटी बाहर बैठ जा, चाय प्रसाद पी लो। मैं थोड़ी देर बाद नारंग अंकल को कोनी मारू, मैंने कहा वो सब्जी, गुरुजी कहने बह जा, तेरी सब्जी को कुछ नहीं होना। फिर थोड़ी देर बाद मैं नारंग अंकल को कोनी मारू, गुरुजी ने फिर मुझे डांटा। फिर मैंने तीसरी बारी गुरुजी कहते जा नारंग आंटी तेरी सब्जी हो गई हूं, जा देख ला हूं अपनी सब्जी खराब तो नहीं होगी तेरी सब्जी। फिर वो सब्जी इतनी, फिर उसके ऊपर गुरुजी ने धनिया डाला, उसको एक बारी भूना, कड़छी मारी, वो सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी। मैंने वो गाजर मटर की सब्जी कभी आज तक जिंदगी में नहीं खाई और ना ही मैं उसका टेस्ट भूली। और इतनी सारी रोटियां उस दिन हमें गुरुजी ने प्रसाद में दी थी कि नारंग अंकल तू खाई जा, बस रुकी ना। हमें तो जब भी जितना प्रसाद मिलता था हम पूरा खाते थे। एक दिन हम विम्पी अंकल के घर गए थे, वहां पे सारे सोफिस्टिकेटेड लोग आए होते हैं, तो आपको पता ही है, हमें तो आदत थी, गुरुजी अमृति देते थे, 10-10, 8-8 हम इकट्ठी खा के आते थे। हमारे लिए तो प्रसाद होता था। गुरुजी बोलते थे कार जाओगे तो मिठाई अच्छे खाओगे थे, दवाई है, तो हम तो पूरा खाते थे। तो वहां गए तो हमें बर्फी का, काजू की बर्फी मिली, गुरुजी ऐसे मैश करते थे, इकट्ठी ब्लेस करते थे और दे देते थे। हमको दी, हम तो एक बारी खा ली, वापिस आ गए, दोबारा दी, दोबारा खा के वापिस आ गए। और वहां पे जो लोग वो सोचे शायद हम गांव से आए हैं, कभी देखा नहीं है इसलिए ऐसे खा रहे हैं। तो गुरुजी तो कुछ भी देते थे, वो अमृत बन के कैसे घुल जाता था हमें नहीं पता। गुरुजी ने मुझे कड़ाह प्रसाद बनाना सिखाया था। है तो छोटे छोटे सत्संग पर बहुत गुरुजी को छू जाते हैं। गुरुजी ऐसे लगता है बस साथ में ही बैठे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी ने बुलाया, बोला जोशी आंटी पहले बनाती थी ये वाला कड़ाह, तो जोशी आंटी अमेरिका चली गई थी। तो एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे किचन में भेजा, जा आंटी देख लिया कड़ाह कितना बनता है। और मैंने देखा वहां तो पिप्पो से पलट रहे हैं, सीधा ऐसे आटा डल रहा है, ना नाप ना तोल, मुझे तो समझ ही नहीं आया कुछ। मैं अपना करके आ गई। तो अगले दिन नेक्स्ट डे गुरुजी ने, थोड़ी सी संगत बैठी थी, सुधा आंटी भी बैठे थे, तो गुरुजी कहने कड़ाह किन्नू बनाना आंदा है। तो सुधा आंटी ने मेरा हाथ खड़ा कर दिया। मैं कहा आंटी मुझे नहीं आता, मुझे तो एक कटोरी का भी नहीं आता, प्लीज आप मुझे मत बोलो। कहने नारंग, हाँ गुरुजी नारंग आंटी बनाएगी। मैं क्या मरवा दिया आंटी ने तो मुझे। मैं अंदर गई और मेरे तो पहले ही हाथ पैर फूल गए, क्योंकि वहां तो कड़छियां नाप तोल होता ही नहीं है, वहां तो सीधा ही पीपे, सीधा ही आटा, सीधा। मैंने शुरू किया प्रसाद बनाना। गुरुजी, मुझे नहीं पता वो प्रसाद कैसे बन गया, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी। उसके बाद गुरुजी रोज रात को मुझे बोलते थे जा नारंग आंटी कड़ाह प्रसाद बना। फिर वो मेनका आंटी नहीं खाने देती थी गुरुजी को, तो गुरुजी बोलते थे मेरा छुपा के रख दे, फिर जाऊंगी ना फिर अपा खावांगे। हम उन्होंने डांट दी है ना, वो खान नहीं देते थे गुरुजी को, तो इसलिए। फिर एक मुफ्ती मोहम्मद आई हुई थी सीएम वहां की, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, कान में बोले नारंग आंटी वधिया जिहा बनाई कड़ाह, फट्टे झग नहीं कहंदे, इन्हां नूं पता चले आपां की हैगे आ, अपने आप नूं सीएम ही समझी जांदी है, इन्हें सीएम बनना है। ठीक है गुरुजी। तो ये कड़ाह प्रसाद भी मुझे गुरुजी ने ही सिखाया था। और गुरुजी सारी संगत में बोलते थे
मैंने तब गुरुजी को मक्की की रोटी नहीं खिलाई थी, उससे पहले ही गुरुजी बोलते थे नारंग आंटी बहुत बढ़िया खाना बनाती है, नारंग आंटी बहुत टेस्टी खाना। और ये सच्ची बात है, मैं जब अपना खाना बनाती हूँ तो मैं खुद टेस्ट भी नहीं करती, मुझे पता है वो जो गुरुजी ने बोल दिया है तो वो अच्छा ही बनेगा और वो अच्छा ही बनता है उनकी कृपा से। गुरुजी की मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जो हम तो हैं ही हैं गुरुजी की संगत, इसलिए कोई पुरानी संगत कोई नई संगत कुछ नहीं है, क्योंकि जो 2007 के बाद संगत जुड़ी है, जितनी श्रद्धा जितना प्यार गुरुजी से और जितना वो गुरुजी के लिए सेवा करते हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं करते थे और कुछ भी नहीं करते। सच में जय हो नई गुरुजी की संगत को। सॉरी मैं नहीं बोल रही हूँ, पर सच में जो लोग आप लोग करते हो, मैं आंटी आपको नहीं थैंक्स बोलूंगी, मैं अंकल को नहीं थैंक्स बोलूंगी, मैं सिर्फ गुरुजी को थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं दुबई जाऊं और मैं भी सत्संग सुनाऊं। मैं अपनी बेटी को बोलती थी मुझे भी बुला, फिर मैं भी आऊंगी। और हम थोड़ी फाइनेंशियली ऑफ हो गए थे, बिल्कुल हम टॉप पे थे, बिल्कुल जीरो पे आ गए थे। वो भी उनकी रजा थी। बीच में हम गुरुजी से थोड़ा डिस्कनेक्ट भी हुए, गुरुजी से नाराज भी हुए, उनको छोड़ भी दिया था, पर उनकी कृपा थी, वो भी उन्होंने ही करा था, वही करने वाले हैं। उन्होंने फिर दोबारा कैसे जोड़ा। फिर मेरी बेटी बोलती थी अभी थोड़ा हम फाइनेंशियल ठीक हो जाए फिर मैं आपको बुलाऊंगी मम्मा। तो ये मेरे मन की इच्छा थी कि मैं आप लोगों के साथ सत्संग, मेरे सत्संग तो मैंने बोला ना गुरुजी के साथ अच्छा टाइम बिताया हुआ वाले सत्संग ही है मेरे पास। तो मेरी बहुत मन की इच्छा थी कि मैं दुबई वालों के साथ सत्संग करूं। वो इच्छा आज मेरी गुरुजी ने पूरी करी। वो हर इच्छा पूरी करते हैं, बस उन पे विश्वास रखो, उन पे भरोसा रखो। जय गुरु जी, जय गुरु।